Hello everyone. In the last video, I started the topic John Stuart Mill's utilitarianism, and in this video, we discussed what is utilitarianism and what is hedonism because Mill was a hedonistic philosopher, and we discussed about the Mill's philosophy, or we can say qualitative utilitarianism, or kinds of pleasure. And also, we discussed about altruistic philosophy according to Mill. Today, we will continue the same topic, and today, we will discuss moral sanctions and criticism of Mill's utilitarianism. मॉरल सैंक्शंस का यहाँ पे मतलब है, सैंक्शंस का मतलब है दबाव या फिर बाइंडिंग फोर्स आप कह सकते हैं कि क्या चीज़ है जो हमें दबाव डालती है कि हम लोगों की खुशी के लिए काम करें, जनरल हैप्पीनेस के लिए काम करें. सो व्हाई आर पीपल बाउंड टू प्रमोट द जनरल हैप्पीनेस विच वी डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो कि मिल ने ऑल्टिस्टिक फिलोसफी दी है. वो बात करते हैं ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल. So Mill assumed that there are two kind of sanctions or binding force for altruistic conduct, external and internal. यानी दो वजह से लोग ऑल्ट्रिस्टिक कंडक्ट अप्लाई करते हैं अपने अंदर. बिहेवियर जो है, लोगों की हेल्प करना, उनके लिए केयर करना, सिंपैथी फील करना, ये दो रीज़न से हो सकता है. एक्सटर्नल यानी बाह्य और इंटरनल यानी आंतरिक. सो वेयर इज बेंथम टॉक्स अबाउट फोर एक्सटर्नल सैंक्शंस. जो बेंथम थे, जेरमी बेंथम, उन्होंने चार तरह के एक्सटर्नल सैंक्शंस की बात की थी. दैट इज फिजिकल, सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल. तो ये क्या है एक्चुअली? दीज एक्सटर्नल सैंक्शंस आर आउटसाइड पनिशमेंट. आउटसाइड पनिशमेंट का मतलब है जब हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमें किसी चीज़ का डर है या हमारे ऊपर प्रेशर है, तो हम कुछ अच्छा काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, people think that if they act immorally, their reputations will be destroyed or God will punish them. अब देखिए यहाँ पे, जैसे मैं एक एक करके समझाऊँ आपको. जैसे फिजिकल एक्सटर्नल सैंक्शन है, तो कभी कभी हम फिजिकल पावर से डरते हैं कि लोग कहीं हमें पनिश ना कर दें, लोग हमसे झगड़ा ना करें अगर मैं कुछ इमोरल एक्ट कर दूं. ये सोशल है, तो सोसाइटी क्या सोचेगी. सोशल एक प्रेशर होता है, समाज में हमारी एक रेपुटेशन है, ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए हम कभी कभी मॉरल एक्ट करते हैं. रिलीजियस की जो थीस्ट लोग होते हैं या फिर जो ईश्वर में बिलीव करते हैं, गॉड बिलीवर्स होते हैं, वो सोचते हैं कि इफ़ आई एक्ट इमोरली या फिर मैं कोई इमोरल एक्ट करता हूँ तो मुझे गॉड पनिश करेगा. कहते हैं ना कि आप किसी से नहीं डर रहे तो आप कम से कम ईश्वर से डरिए. तो ये कहीं ना कहीं भय है, मन में फियर है कि ना हमें पनिश किया जाएगा. उसी तरह पॉलिटिकल पावर भी होते हैं. तो अकॉर्डिंग टू बेंथम, ये चार रीज़न हमें कहीं ना कहीं बताते हैं कि आपको मॉरल एक्ट करना है. सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सटर्नल सैंक्शंस. नाउ internal sanctions. What is internal sanctions? According to Mill, the internal sanctions is the feeling for the happiness of mankind. So it is not any type of pressure actually. It is your emotion, your satisfaction when you care someone, you protect someone, या आप किसी की मदद करते हैं या आप लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, तो आपको अच्छा लगता है. मतलब आपको अंदर से लगता है कि हाँ, मुझे ये करना है, इसलिए इसको इंटरनल सैंक्शंस कहा है. इट इज़ अ फीलिंग कनेक्टिंग इटसेल्फ विद द प्योरिटी ऑफ ड्यूटी. ये एक ऐसा इमोशन है, इंटरनल सैंक्शंस,
जो आपको ये बताता है कि यू हैव टू डू दिस बिकॉज दिस इज योर ड्यूटी, यू यू शुड टेल, यू शुड टेल ट्रुथ। तो आपको क्या करना है, क्योंकि ये आपकी ड्यूटी है। इट इज़ मॉरल कॉन्शियस ऑफ ह्यूमन। कुछ भी जो आपको अंदर से लगता है कि मैं दूसरों के लिए चैरिटी करना चाहता हूँ या उनकी हेल्प करना चाहता हूँ, तो ये आपके अंदर से आ रहा है, आप किसी प्रेशर में आके नहीं कर रहे हैं, तो वो इंटरनल सैंक्शंस हैं। एंड अकॉर्डिंग टू मिल, फॉर अ गुड सोसाइटी द बोथ सैंक्शंस आर रिक्वायर्ड। A good society needs both these sanctions which encourage people to do what is right. ये दोनों ही sanctions हमें ये बताते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग को क्या करना चाहिए, कौन सी सिचुएशन में क्या सही होता है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं कि हमारा गोल क्या है या सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या है कि लोग अच्छा बिहेव करें, लोग मॉरली बिहेव करें। तो अकॉर्डिंग टू मिल की उन्हें दो तरह से समझा जा सकता है। एक तो लोग अपने मन से अच्छा बिहेव करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो करना चाहते हैं। दूसरा, लोग नहीं भी करना चाहते तो वो किसी ना किसी फियर से, किसी ना किसी फोर्स में आकर लोगों के लिए अच्छा काम करते हैं। सपोज कुछ नहीं तो उन्हें अपना इमेज बनाना है सोसाइटी में, जैसे लोग चैरिटी करते हैं, फिर वो अपना नाम पाने के लिए, एक फेम नेम पाने के लिए, तो कहते हैं किसी भी तरीके से हो, बट द पॉइंट इज कि सोसाइटी में अच्छा हो रहा है। सो इंटेंशन आपकी कुछ भी हो, लेकिन जो उसका रिजल्ट है वो अच्छा है। तो एक सोसाइटी के लिए ये दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि हर इंसान ज़रूरी नहीं कि अपनी इच्छा से वो लोगों की मदद करे। नाउ criticism about Mill's hedonism. There are many objections, and objections related to every point of the human of the hedonism. आप हेडोनिज्म ऑफ द मिल, आप जो जो भी कहा, उन्होंने जो जो भी कहा, एक एक पॉइंट, वो एक एक क्रिटिसिज्म यहाँ पर आएगी। तो क्रिटिसिज्म कम से कम 8 to 9 है, क्योंकि मिल ने बहुत सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं। और आप जब मैं करूँगी तो आपने जो पहली वाली वीडियो देखी होगी तो आप खुद उसे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ, ये इस पॉइंट की क्रिटिसिज्म है। सो फर्स्ट, Mill's hedonism is based upon a one-sided view of human nature. It considers man as essentially a sentient being. Okay. So first criticism is कि Mills considered only one side of human being, that is sentient. यानी आप सिर्फ इमोशन की बात कर रहे हैं क्योंकि आप प्लेजर की बात कर रहे हैं, और प्लेजर एक फीलिंग है, एक इमोशन है। तो आप मैन की एक दूसरी साइड है उसे इग्नोर कर रहे हैं, बिकॉज मैन इज नॉट ओनली अ सेंटिएंट बीइंग, ही इज ऑल्सो रेशनल बीइंग। वो every man has two sides, one is intellectual or rational, second is emotional or sentient। तो आप क्या करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्रिटिसाइजर्स उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मिल ने सिर्फ प्लेजर पे फोकस किया है, और प्लेजर इज अ इमोशन, वहाँ पे कोई रेशनैलिटी नहीं है, जबकि एक ह्यूमन की रेशनल एस्पेक्ट भी होता है। बट देखिए, इस क्रिटिसिज्म के अपोजिट हम ये आंसर दे सकते हैं कि हाउ कैन यू एक्सप्लेन दैट मिल्स avoid the rational part of the human, because Mills talks about intellectual feature, intellectual pleasure। अगर वो इंटेलेक्चुअल प्लेजर की बात करते हैं तो वो रेशनैलिटी को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। सेकेंड क्रिटिसिज्म, मोर ओवर हैप्पीनेस इज नॉट द सेम थिंग एज प्लेजर। हैप्पीनेस इज द फीलिंग ऑफ कंप्लीट सेल्फ। अब देखिए, ये इस पॉइंट की है जो आई मैंशन दैट अकॉर्डिंग टू मिल हैप्पीनेस एंड प्लेजर आर द सेम थिंग, बोथ आर सिनोनिम्स। But according to some scholars, happiness is not the same thing as pleasure. Happiness is the feeling of complete self. On the other side, pleasure is the feeling of one aspect of self. The point is, लोग जब क्रिटिसाइज करते हैं मिल को तो वो कहते हैं कि प्लेजर और हैप्पीनेस एक चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि हैप्पीनेस
यानी आपका हैप्पी होना आपके पूरे कंप्लीट सेल्फ से जुड़ा हुआ है, आप एक होल की तरह जुड़ा हुआ है आपसे। लेकिन प्लेजर, किसी चीज का प्लेजर गेन करना, वो क्या है, वो सेल्फ का सिर्फ एक एस्पेक्ट है। क्योंकि आप एक मोमेंट के लिए प्लेजर गेन करेंगे और फिर आप उस ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड होंगे, जब वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो प्लेजर भी नहीं होगा, तो वो सिर्फ एक एस्पेक्ट है। बट हैप्पीनेस इज समथिंग एल्स, हैप्पीनेस इज परमानेंट, इट इज ब्लिस। प्लेजर इज टेम्पररी रिलेटेड टू पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। Mill failed to recognize the distinction between pleasure and happiness. Now, third, Mill admits that desire is directed to object. अब देखिए, मिल ने ये बताया था कि जो डिज़ायर होती है उसका सीधा कनेक्शन ऑब्जेक्ट से होता है रादर देन प्लेजर। बट प्लेजर इज नॉट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ायर, but it is the consequence of fulfillment of desire। कि प्लेजर किसी ऑब्जेक्ट से नहीं जुड़ा हुआ। प्लेजर क्या होता है, प्लेजर तब मिलता है आपको जब आपकी कोई डिजायर फुलफिल हो जाती है, तब आपको प्लेजर मिलता है। सो मोर ओवर, इवन इफ वी डू डिजायर प्लेजर, इट डज नॉट प्रूव दैट प्लेजर इज डिजायरेबल। कि कई लोग प्लेजर डिजायर करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो डिजायरेबल है। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म, मिल सेज दैट पीपल एक्चुअली डिजायर प्लेजर, therefore pleasure is desirable. This is the psychological hedonism of Mill. Here Mill commits the fallacy of figure of speech। अब देखिए, जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि एक एग्जाम्पल था कि things are visible because people can actually see the things, and sounds are audible because people actually hear the sound, है ना, इसलिए वो audible है, visible है। so इसी तरह वो कहते हैं क्योंकि एक्चुअली लोग प्लेजर डिजायर करते हैं, इसलिए प्लेजर इज डिजायरेबल। बट हियर इज द fallacy of figure of speech। He confounds the word desirable with the word capable of being desired। यानी दो चीज़ों को उन्होंने एक समझ लिया है। डिजायरेबल एक किसी चीज़ का वांछनीय होना, डिजायर होना, डिजायरेबल होना, दूसरा उस डिजायर करने के लायक होना, डिजायर करने के योग्य होना। दो अलग चीज़ें हैं। For example, what is capable of being seen is visible, what is capable of being heard is audible, but what is capable of being desired is not desirable। So what ought to be desired is desirable. This is the right meaning of desirable। So ought to be desired। अब देखिए यहाँ पे वो क्या कहना चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि ठीक है, जो सुनने में आता है वो डेफिनेटली ऑडिबल है, जो देखने में आता है वो डेफिनेटली विजिबल है, लेकिन लोग जाने किस किस चीज़ की डिज़ायर करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो हर एक चीज़ डिज़ायरेबल है, नहीं। फॉर एग्जाम्पल, स्टीलिंग समथिंग इज डिज़ायर्ड बाय समवन। चोर कुछ चुराने की इच्छा रखता है, बट इज इट डिज़ायरेबल फॉर द पर्सन? क्या वो सच में डिज़ायरेबल है? इट मीन्स कि उस पर्सन को वो डिज़ायर करनी चाहिए, चोरी की डिज़ायर करनी चाहिए? डेफिनेटली नॉट। मैंस डिज़ायर डज नॉट टेल दैट व्हाट इज डिज़ायरेबल। हमारी इच्छाएं कभी भी ये नहीं बताती कि हमें क्या डिज़ायर करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी इच्छाएं हैं, वो कुछ भी डिज़ायर कर सकती हैं। इन शॉर्ट, डिज़ायरेबल मीन्स व्हाट ऑट टू बी डिज़ायर्ड। हमें वही चीज़ डिज़ायरेबल है हमारे लिए जो डिज़ायर की जानी चाहिए। सो इट डज नॉट मीन एबल टू बी डिज़ायर्ड। दिस fallacy is important in against Mill's utilitarianism। Next, fifth, Mill recognized a distinction of quality in pleasure. As I discussed the kinds of pleasure, according to Mill, there are two types of pleasure, intellectual and sensual, and intellectual pleasure is better than sensual pleasure। So the pleasures of the higher faculty or reason are intrinsically superior
to those derived from sense. तो वो कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्लेजर या जो रीजन से कनेक्टेड है वो ज़्यादा अच्छा है सेंसुअल प्लेजर से. नाउ thus Mill introduced the element of rationalism into his doctrine. Now, if we desire a superior quality in pleasure, we do not really desire pleasure. क्योंकि देखिए pleasure is emotion. आप जब हैप्पी होते हैं तो आप कुछ सोच कर हैप्पी नहीं होते कि अब मुझे कम हैप्पी होना है, ज़्यादा हैप्पी होना है, या किसके सामने खुश होना है, किसके सामने खुश नहीं होना है. ठीक है, वो एक इमोशन है. जैसे आप रोते हैं, ये नेचुरल है, रोना, हंसना. ठीक है, या आप कोई भी इमोशन आपका नेचुरल है. आप उसमें रेशनैलिटी लाओगे तो वो इमोशन प्योर नहीं हो जाएगा. तो इस तरह से जो क्रिटिसाइज करते हैं उनका कहना है कि अगर आप रेशनैलिटी ले आओगे इमोशन के अंदर तो वो एक्चुअल में इमोशन नहीं रहेगा. नेक्स्ट 6, Mill's hedonism is altruistic. Altruistic, which is connected to general happiness. He says each person's happiness is good to him, therefore general happiness is good to aggregate of all people, and general happiness is good to all people, it is good to each person. ये आर्ग्यूमेंट दिया था मिल ने अपने ऑल्ट्रिस्टिक फिलॉसफी को प्रूव करने के लिए कि अगर एक व्यक्ति की खुशी अच्छी है तो सबकी खुशी सबके लिए अच्छी है. उसी तरह अगर सबकी खुशी सबके लिए अच्छी है तो एक व्यक्ति की खुशी उसके लिए अच्छी है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या वो कह रहे हैं, हेयर मिल कमिट्स टू फैलेसी. Fallacy of composition and fallacy of division. आप मेरा जो लॉजिक वाला वीडियो देखेंगे उसमें एक वीडियो है इनफॉर्मल फैलेसी जिसमें मैंने इन दोनों फैलेसीज को एक्सप्लेन किया है. और ये क्या है एक्चुअली, कॉम्पोजिशन, फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन, जहाँ वी मूव फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल. हम क्या करते हैं, कंपोज करते हैं, इसलिए जो जो पार्ट्स हैं उन्हें कंपोज करते हैं, इसलिए पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाते हैं. और डिवीजन इसका अपोजिट है, जहां हम जनरल को कंपोज किए हुए पार्ट को डिवाइड कर देते हैं, इसलिए वो डिवीजन है. सो इन द फैलेसी ऑफ कंपोजिशन वी पास फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटिव और पर्टिकुलर टू द कलेक्टिव यूज ऑफ टर्म. तो यहाँ पे हम यही कह रहे हैं, ईच पर्सन्स हैप्पीनेस इज गुड, दिस इज पर्टिकुलर, and therefore the general happiness is good. So we conclude a general conclusion on the basis of particular premises. This is a fallacy of composition. In the contrary, the aggregate of pleasure is not pleasure. In the fallacy of division, we pass from collective to distributive use of a term. So यहाँ second वाले में हम क्या कर रहे हैं, we deduct a conclusion on the base, a particular conclusion on the basis of general premises. So there is two type of fallacy. 6th, why an individual should forego his own pleasure. क्योंकि ऐसा मिल ने कहा था कि लोग जनरली अपना हैप्पीनेस भूलकर दूसरों के बारे में सोचते हैं, उनके पेन को ख़त्म करने के लिए या उनसे फ्री करने के लिए लोग समझते हैं कि ये अच्छा है. ठीक है, तो क्रिटिसिज्म ये है कि लोग ऐसा क्यों करेंगे, बिकॉज एवरी पीपल ऑलवेज डिज़ायर फॉर ओन प्लेजर रादर देन अदर्स प्लेजर. बट यहाँ पे मिल एक आंसर दे सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मिल द हाइएस्ट गोल ऑफ बीइंग अ मार्टर इज हैप्पीनेस ऑफ अदर्स. वो कहते हैं कि लोग करते हैं, जैसे कि शहीद होना, उनके लिए अपनी खुशी से ज़्यादा दूसरों की खुशी, दूसरों की प्रोटेक्शन मैटर करती है. सो सेक्रीफाइस कंटेन्स द वैल्यू ऑफ हैप्पीनेस ऑफ अदर्स. सो इस क्रिटिसिज्म का एक आंसर हम दे सकते हैं. 7th, नेक्स्ट क्रिटिसिज्म, utilitarianism values utility, that is against happiness. So critique says that utility is related to expedience or benefit. लोगों का कहना है कि ये जो यूटिलिटी वर्ड है ये हैप्पीनेस से कनेक्टेड नहीं है, ये बेनिफिट और प्रॉफिट से कनेक्टेड है. Hence utilitarianism an immoral principle.
And next criticism, according to critique, the person works even in the absence of happiness. कई लोग ये कहते हैं कि कभी कभी हम हैप्पीनेस के एब्सेंस में भी काम कर सकते हैं. Then it would be rational to access the moral value of work on the basis of happiness. इसलिए आप सारे एक्शन को सिर्फ हैप्पीनेस के बेस पे जस्टिफाई नहीं कर सकते कि हाँ अगर हैप्पीनेस मिल रही है देन एक्शंस आर राइट और मॉरल, otherwise not. You cannot, because people work without happiness. न्यूट्रली भी कई लोग काम करते हैं. Next and last objection is, another criticism is that utilitarianism is godless theory. This criticism given by theists or God believers, जिनका ये मानना है कि ये जो यूटिलिटेरियनिज्म है ये पूरी तरह ह्यूमन बेस्ड फिलॉसफी है. बिकॉज Mill talks about only human happiness and it is not God will. ये ईश्वर की इच्छा नहीं है, क्योंकि थीस्ट का ये मानना होता है कि इस दुनिया में जो भी हो रहा है या अधिकांश चीज़ें सिर्फ ईश्वर की इच्छा से ही होती हैं. तो कहते हैं ये तो ह्यूमन बेस्ड फिलॉसफी है. तो एक तरह से वो इसकी क्रिटिसिज्म लेकर आए हैं. एंड मिल सेज, यहाँ पे एक बहुत अच्छा आंसर है मिल की तरफ से. मिल सेज दैट दिस क्रिटिक डिपेंड्स ऑन what is considered essentially to the moral character of God. यहाँ पे हम क्या सोचते हैं, हम यही तो सोचते हैं ना, क्योंकि ईश्वर क्या है, ईश्वर को हमारा फादर फिगर कहा जाता है. उनको किया जाता है कि वो सबके साथ एक जैसा बिहेव करते हैं, सबको सुख में देखना चाहते हैं, सबको खुश देखना चाहते हैं. ठीक है. सो इफ गॉड डिजायर द हैप्पीनेस ऑफ ऑल बीइंग, then utilitarianism is more religious than other doctrine. अब अगर ईश्वर सबको खुश देखना चाहता है तब तो यूटिलिटेरियनिज्म एक रिलीजियस फिलॉसफी होना चाहिए, क्योंकि वो सबको खुद बेसिकली वो ह्यूमन हैप्पीनेस की ही तो बात कर रहा है. तो इस तरह से हमने ये 9 क्रिटिसिज्म पढ़ी हैं मिल के यूटिलिटेरियनिज्म के अगेंस्ट, और इस तरह से ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया. In the next video, I will discuss about prescriptivism and emotivism. Thank you so much.